Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS, and today we are going to discuss some of the very important current affairs from the Hindu newspaper. These current affairs help you in UPSC, state services and various other examination, right? तो आइए शुरू करते हैं discussion. The very first article here is related to the ongoing escalated situation between Pakistan and India. As an article, as a citizen, this is important for you. You must be aware about the present scenario. You must be aware about the present situation. But for your exam perspective, this article is not important. So it is requested to all of you that you must give this article a read. इसमें बताया गया है कि इंडिया ने कैसे पाकिस्तानी जो स्ट्राइक्स है उनको लगातार दूसरे दिन भी रिपेल किया है. लेकिन इसमें जो साइंटिफिक अब हमें डेवलपमेंट देखने को मिली है, जो आर्टिलरी है, एम्यूनिशन है, जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, उसको हम डेफिनेटली डिस्कस करने वाले हैं अगले आर्टिकल में, राइट? तो आइए चलते हैं हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की तरफ. चलिए, so here you can see this article, India abstains from IMF vote to give more funds to Pakistan, flags its poor track record. तो यहाँ से आपके लिए important होने वाला है International Monetary Fund, and International Monetary Fund में इंडिया का क्या status है, that is going to be important. You cover this article, you cover this topic in GS3. लेकिन इस article में यहाँ पर बात करी गई है about the Bretton Woods. You must have heard about the Bretton Woods twins, जिसमें से एक आपके लिए यहाँ पर है IMF, that is International Monetary Fund. ये Bretton Woods जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में, वहां पर इनका गठन किया गया था, ब्रेटन वुड ट्विंस, वर्ल्ड बैंक एंड दिस यहाँ पर आपको आईएमएफ देखने को मिलता है. तो इसमें बताया गया है कि फिलहाल जो आईएमएफ की मीटिंग है उसमें अभी पाकिस्तान को आईएमएफ ने लोन देना था. अगर हम आईएमएफ को सिंपल समझना चाहें तो ये एक फंड है, ये एक बैंक की तरह एक्ट करता है ताकि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है वो यहाँ पर मेंटेन किया जा सके. कोई भी अगर कहीं पर भी प्रोस्पेरिटी पे अगर आंच आती है तो वहां पर आईएमएफ एक इंपॉर्टेंट स्टेप फॉरवर्ड लेता है, and it also give loan to various countries who are the members of this, right? लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल पाकिस्तान was about to receive a heavy monetary fund from the International Monetary Fund, लेकिन इंडिया ने यहाँ पर एब्सटेन किया है, अपने आप को वोट इसमें वोट नहीं दिया है, ताकि ये भी साइड किया है कि जो पाकिस्तान का पुअर ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, क्योंकि मुद्दा यहाँ पर ये उठ रहा है कि फिलहाल they will not be using this fund to revive their economy, because the major aim of IMF giving fund to any other country is to revive the economy and to raise the prosperity ऑफ एंटायर वर्ल्ड. लेकिन यहाँ पर ये साइड किया गया है कि जब जब आईएमएफ से उन्होंने एक लोन की मांग करी है, एंड दे हैव यूज्ड इट अगेंस्ट, दे हैव यूज्ड इट इन द टेरर अटैक्स, एंड दे हैव यूज्ड टू इंक्रीज देयर आर्मी या आर्टिलरी या एम्यूनिशंस ओनली. दे हैव नॉट यूज्ड इट टू रिवाइव देयर इकोनॉमी, विच इज द मेन फंक्शन, विच इज द मेन आइडिया हियर. सो दैट इज व्हाई इंडिया सेज बिकॉज ऑफ दिस पुअर ट्रैक रिकॉर्ड यू मस्ट दैट आईएमएफ शुड नॉट गिव द रिक्वायर्ड फंड, required loan to Pakistan, right? So यहाँ पर यही बोला गया है आपको. तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है IMF that met on Friday on disbursing the $1 billion out of $7 billion extended fund facility to Pakistan. तो यहाँ पर यही बोला गया है कि उसको भी ये वॉर में ही यूज करेंगे, इकोनॉमी को रिवाइव करने में नहीं यूज करेंगे. यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया गया है 35 years since 1989 Pakistan has disbursement from the IMF in 28 years. In the last 5 years since 2019 there have been 4 IMF programs, especially for Pakistan. Had the previous programs succeeded in putting in place a sound macroeconomic policy environment, Pakistan would not have approached the fund for yet another bailout program. यहाँ पर यही बोला गया है कि अभी 2019 के बाद भी उनको कई बार यहाँ पर IMF से जो फंड प्रोग्राम्स मिले हैं, अगर उन्होंने उसको बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से अपने सोशो इकोनॉमिक जो इनपुट्स हैं वहाँ यूज किया होता, या अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए यूज किया होता, सो दोबारा से ये सिचुएशन आती ही नहीं कि उनको यहां से लोन लेना पड़ता. रिमेंबर 1990s जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में चला गया था एंड इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था इंडिया में. तो दैट इज व्हाई व्हेन वी मूव्ड, वी अप्रोच टू आईएमएफ, आईएमएफ रिक्वेस्टेड अस, आईएमएफ डायरेक्टेड अस टू चेंज द इकोनॉमिक सिचुएशन, टू ओपन अप द इंडियन इकोनॉमी, एंड दैट इज व्हेन वी केम अप विद LPG रिफॉर्म्स, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. वी हैव ओपनड आवर मार्केट एंड वी हैव मेड some structural changes in our economy, but that is not the scenario with Pakistan. This is what here India is saying, right? तो IMF आपके लिए यहाँ पर important है इस आर्टिकल में. Let us move on to the next article now.
Okay, this is the article I was talking about. तो यहाँ पर बोला गया है रिसेंटली अपग्रेडेड एयर डिफेंस गन्स ऑफ आर्मी शूट डाउन पाकिस्तानी ड्रोन्स अलोंग द बॉर्डर। वैसे ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वे में नहीं है कि आपके नाम आपको सारे याद करने पड़ेंगे, बट यू मस्ट बी अवेयर अबाउट कि अगर आपके सामने इस तरीके के नाम आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पहली बात तो ये डिफेंस से रिलेटेड है एंड ये हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है या ये मिसाइल है, किस तरीके के ये हमारे सिस्टम्स हैं एंड किस तरीके से हमने अपने आप को एस्केलेटेड सिचुएशंस में, मिलिट्री सिचुएशंस में अपने आप को एयरफोर्स या हम एम्यूनिशन से खुद को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। तो इसमें अभी रिसेंट अपग्रेडेशन हुए हैं, दैट इज व्हाई आल्सो वी आर एबल टू परफॉर्म वेरी नाइसली एंड वी आर एबल टू डी एस्केलेट द सिचुएशन, वी आर एबल टू प्रोटेक्ट द बॉर्डर एरियाज ऑफ इंडिया, राइट। तो यहाँ पर यही बताया गया है, आर्मी एयर डिफेंस गन्स फायरिंग एयरबस्ट एम्यूनिशन इंटरसेप्टेड द स्मॉल ड्रोन्स, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि पाकिस्तान साइड से स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स आया है एंड दे हैव यूज्ड अ ड्रोन। यहाँ पर आपको नाम देखने को मिलेगा, वेयर इट इज, लेट मी जस्ट फाइंड इट। ओके, यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी यहाँ पर है, ये रहा, ठीक है, दिस ड्रोन आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो सोंगर ड्रोन की बात यहाँ पर करी गई है। सोंगर ड्रोन्स आर आर्म्ड क्वाड्रकॉप्टर्स डेवलप्ड बाय एसिस गार्ड ऑफ तुर्की। तो यहाँ पर टर्की से उनको क्या मिला है, ये सोंगर ड्रोन्स मिले हैं जिनको इन्होंने एक स्वॉर्म की तरह हमारे लिए यूज किया है। इनका जो ऑपरेशन रेडियस है वो 3 किलोमीटर तक का होता है। इनको काउंटर करने के लिए इंडिया ने क्या यूज किया है, अपना एयर डिफेंस गन्स का इस्तेमाल किया है, जो कि है L-70, ZU-23 एंड शिकला। आपसे पूछा जा सकता है L-70, ZU-23 एंड शिकला ऑफ रिसेंटली सीन इन न्यूज, ये क्या है, ऐसा पूछा जा सकता है आपसे सवाल। तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। दीज आर अपग्रेडेड एम्यूनिशन, अपग्रेडेड गन्स है जिनको हम यूज कर रहे हैं एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए, राइट। देन इसके आगे आपको देखने को मिलेगा कि जो फॉर इंस्टेंस L-70 अभी रिसेंटली BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इसको अभी अपग्रेड किया है। एयरबर्स्ट राउंड्स यहाँ पर एक्सप्लोड करे जाते हैं टारगेट के बहुत क्लोज, ताकि जब ड्रोन उड़े, बिकॉज इट इज अ मूविंग टारगेट, तो उसको उसके आसपास भी हम एक्सप्लोजन्स करते हैं ताकि अगर वो मूवमेंट करके नेक्स्ट एक्सप्लोजन से भी हिट हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर एयर डिफेंस नेटवर्क की बात करी है कि हमारा जो एयर डिफेंस नेटवर्क है वो 3 लेयर्स में, 3 लेवल्स में यहाँ पर फंक्शन करता है। दैट इज गन मिसाइल सिस्टम, मीडियम रेंज एंड लॉन्ग रेंज। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे लॉन्गेस्ट रेंज के बारे में, दैट इज S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो हमारा है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, that has been taken from the Russia and इसने बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया है, बहुत ही सुंदर तरीके से इसने अपना परफॉर्मेंस दिया है एंड वी हैव बीन एबल टू डिटेक्ट ऑल दी जो इनकमिंग जो एरियल मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, उनको हम यहाँ से टारगेट कर पाए हैं। फॉलोड बाय मीडियम रेंज SAM with a range of around 70 kilometers। then आकाश है हमारे पास, इजराइल का सैदर है, एंड देन लेगेसी सिस्टम जैसे कि ओसा AK है एंड तुंगुस्का हमारे पास जो सिस्टम्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। इनके साथ साथ हमें यहाँ पर वेरी शॉर्ट रेंज सिस्टम भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि इग्ला S है, एज वेल एज दी स्ट्रेला माउंटेड सिस्टम। आपसे बहुत ज़्यादा ये पूछेंगे नहीं कि आपको मेंस में अगर ये आंसर लिखने को आए, GS3 में लिखने को आए, तो यू नीड नॉट टू रिमेंबर ऑल दी पार्ट्स हियर, बट यू मस्ट रिमेंबर, जैसे अभी आर्टिकल में, न्यूज़ पेपर में बार बार इनके नाम आ रहे हैं, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सोंगर क्या है, बिकॉज ये पाकिस्तानी ड्रोन नहीं है, ये टर्की का ड्रोन है, उन्होंने इसको बस यूज किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि सोंगर क्या है, आपको पता होना चाहिए S-400 क्या है, इग्ला क्या है, स्ट्रेला क्या है, ये सब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इसीलिए हम ये आर्टिकल यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं एंड स्पेशली L-70 एंड ZU-23, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया गया है। सो इन सब की हेल्प से हम क्या कर पा रहे हैं, अपना डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग कर पा रहे हैं एंड वी आर एबल टू डिविएट द टारगेट, वी आर एबल टू डिफ्लेक्ट द टारगेट एंड वी आर एबल टू अटैक द इनकमिंग टारगेट्स, इनकमिंग मिसाइल्स एंड ड्रोन्स, जिनको हम जो स्वॉर्म्स में आ रहे हैं। मतलब आप समझिए इस बात को कि सिंपल एक ऐसा नहीं है कि एक ड्रोन आ रहा है, 4 ड्रोन आ रहे हैं, 5, इवन इट हैज बीन नोटेड कि 400 से 500 ड्रोन्स एक बार यहाँ पर भेजे जा रहे हैं, स्वॉर्म्स में भेजे जा रहे हैं, झुंड में भेजे जा रहे हैं, जिसको फिलहाल फिर भी जो हमारा इंडियन एयरफोर्स का डिफेंस सिस्टम है उसको अभी भी हम टारगेट कर पा रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर अस, राइट। ओके, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट आर्टिकल नाउ। यहाँ पर आपको बताया गया है, इंडिया इज पार्ट ऑफ वाइडर ट्रेंड ऑफ एरोडिंग प्रेस फ्रीडम।
यहाँ पर रिपोर्ट आई है एक, उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। तो बोला गया है इंडियन मीडिया हैज बीन शैकल्ड, शैकल्ड का मतलब होता है चेन्ड, एंड सब्जेक्टेड टू अ सिस्टमेटिक स्ट्रैटेजी टू क्रिपल इट, मतलब उसको चेन्स में बांधा जा रहा है उसको। इफ यू गाइज रिमेंबर अबाउट द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, उसको गैगिंग एक्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर भी यही बात करी जा रही है कि जो हमारी मीडिया है, जो जर्नलिस्ट है, उनको रोका जा रहा है, चेन्स में बांधा जा रहा है, उनको क्रिपल भी किया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है, काटा जा रहा है, राइट। मतलब नॉट एज सच की, मतलब उनको खत्म किया जा रहा है। ये जो केसेस है ये दूसरे कंट्रीज में ज्यादातर देखने को मिलते हैं, स्पेशली इन पाकिस्तान ऑल्सो द मीडिया इज गैग्ड, मीडिया को बहुत ज्यादा रोका जाता है रियल टाइम रिपोर्टिंग को, राइट। इंडिया में भी रियल टाइम रिपोर्टिंग से एंड एग्जैक्ट जो सिनेरियो है, पिक्चर है, उसको दिखाने से भी रोका जाता है। तो वो इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। दिस इज 23rd एनुअल साउथ एशिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट, राइट। इसमें यहाँ पर हमें बताया गया है कि द रिपोर्ट का जो टाइटल था दैट इज फ्रंटलाइन डेमोक्रेसी, मीडिया एंड पॉलिटिकल चर्न, राइट। तो इस आर्टिकल को पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इसने किसने इसको पब्लिश किया है। तो यहाँ पर ये जो एनजीओज हैं उन्होंने इसको मिलकर पब्लिश किया है। रिपोर्ट में रिव्यू किया गया है अबाउट साउथ एशिया। साउथ एशिया में यू नो दैट इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब आते हैं। नथिंग दैट पाकिस्तान इज फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पस एंड अथॉरिटेरियन रजीम। यहाँ पर पाकिस्तान के जो अथॉरिटेरियन रजीम है, जो रियल टाइम रिपोर्टिंग, रियल न्यूज को दिखाने से रोकते हैं, उसका डिस्कशन किया गया है। देन यहाँ पर इंडिया के बारे में स्पेशली बात करी गई है, आईटी सेल्स की बात करी गई है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो जीतने के लिए स्पेशली उनके आईटी सेल्स हैं, कैसे वो डिस इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फैलाते हैं। देन सेल्फ सेंसरशिप इश्यूज की बात यहाँ पर करी गई है, जैसे लॉज हैं हमारे इंडिया में, डिफेमेशन लॉ है, सेडिशन चार्जेस हैं, अनलॉफुल यूएपीए एक्ट है आपका यहाँ पर, देन यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। इसकी वजह से जर्नलिस्ट को बहुत ज्यादा कर्ब किया जाता है एंड ये सेल्फ सेंसरशिप को लीड करते हैं, राइट। एवरी अथॉरिटेरियन एफर्ट इज बीइंग मेड टू क्रश दोज हु सीक टू होल्ड द पावर टू अकाउंट। उन सबको क्रश किया जा रहा है, ये इस रिपोर्ट में सामने आया है। कैसे क्रश कर रहे हैं? या तो उनके ऊपर क्रैकडाउन होता है, मीडिया हाउसेस को बंद कराया जाता है, या फिर इंटिमिडेशन होता है, हरासमेंट होता है, या फिर रेड्स, इनकम टैक्स की रेड है या ईडी की रेड्स यहाँ पर करवाई जाती हैं, जिससे क्या है जो एडवर्टीजमेंट है या जो भी गवर्नमेंट के बारे में सच्चाई बताना चाह रहे हैं उनको रोका जा सके। पाकिस्तान में तो बहुत सारे किलिंग्स भी देखने को मिली हैं जर्नलिस्ट की, इस रिपोर्ट में यही बताया गया है। देन ऑल्सो यहाँ पर ये बताया गया है, इट रेफर्ड द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ऑल्सो, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो कि रिलीज होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से, WEF रिलीज करता है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, विच हैज फाउंड मैनिपुलेटेड एंड फॉल्सिफाइड इंफॉर्मेशन ऑल्सो टू बी द मोस्ट सीवियर शॉर्ट टर्म रिस्क इन द वर्ल्ड। मतलब आज की दुनिया में जो सबसे शॉर्ट टर्म रिस्क दुनिया फेस कर रही है वो है मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन फॉर द एडवर्टीजमेंट पर्पज, or for the cosmetic industry you can say, and for the government agencies, government IT, not government IT cells, the political parties की IT cells, तो वो बहुत ज़्यादा disinformation फैला रही है, misinformation फैला रही है जानबूझ के in the public, जिसकी वजह से manipulation game खेला जा सके, उनका वोट बैंक बढ़ता रहे and वोट बैंक politics वो खेलते रहे। तो that is why this is the most severe risk that the world is facing. This is not only India but entire South Asia में ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, एंड इन इंडिया स्पेसिफिकली साउथ एशियन रीजन जनरल में ये हमें देखने को मिलती है। श्रंकन ऑल्सो, ये बोला जा रहा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी वजह से जो जॉब का एक बेस है वो भी श्रंक किया है, लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट भी यहाँ पर दिखाया गया है। ऑन द फ्लिप साइड रिपोर्ट नोटेड दैट मीडियाज डिजिटल ट्रांजिशन हैज ऑल्सो प्रेजेंटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज। तो एम्प्लॉयमेंट में एक तरफ जगह अगर हम ये बोले कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनका जो काम है वो छीन रही है, उनको रिप्लेस कर रही है, तो एक दूसरी साइड से जब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हम कर रहे हैं तो न्यू स्किल्स के साथ न्यू जो यूथ है जो अपग्रेडेड रहते हैं, स्किल्ड रहते हैं, उनको भी यहाँ पर क्या है बेटर अपॉर्चुनिटीज ग्रो करने के लिए देते हैं। तो ये जो आपका फ्रीडम है इसको हम यूज कर सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रेस फ्रीडम के बारे में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया की जो प्रेस फ्रीडम है दैट इज इरोडिंग, एंड उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। उसमें आते हैं सेल्फ सेंसरशिप के चैलेंजेस आते हैं, या उनके हरासमेंट है, उनके ऊपर इनकम टैक्स
अटैक्स के रेड्स हैं या जर्नलिस्ट की सेफ्टी की भी अगर हम बात करें, देन फाइनली यहाँ पर आप AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड वे फॉरवर्ड में यू कैन यूज कि उनको बहुत ज़्यादा एक ओपन स्पेस दिया जाना चाहिए. येस, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क शुड बी देयर बट द सेंसरशिप ऑफ द फ्रीडम शुड नॉट बी देयर. द प्रेस फ्रीडम शुड बी वेरी मच प्रेजेंट इन इंडिया एंड उनको जो गैगिंग एक्ट्स है जस्ट लाइक सेडिशन, किसी भी बेस पर कुछ भी अगर गवर्नमेंट के खिलाफ आप बोल रहे हो तो सेडिशन के चार्जेस आपके ऊपर लगा दिए जाते हैं. तो इस तरीके के जो गैगिंग एक्ट है, गैगिंग लॉज हैं, वो यहाँ पर नहीं अप्लाई होने चाहिए. मीडिया हाउसेस के लिए एक अलग तरीके का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अपनाया जाना चाहिए जिसमें उनको फ्रीडम हो एनालिसिस की, उनको फ्रीडम हो लोगों तक सही बात पहुंचाने की. फेक न्यूज़ को रोका जाना चाहिए एज पर द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट की जो डिसइंफॉर्मेशन पूरे इन जनरल एशिया में, साउथ एशिया में फैल रही है एंड पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली इन इंडिया फॉर द वोट बैंक पॉलिटिक्स, उसको भी अब रोका जाना चाहिए. राइट? Okay, let's discuss the next article now. Okay, just a second. Yes, here single-use food beverage packaging form 80%, 84% of the plastic waste. This is also a report published by the NGOs. इसमें यहाँ पर बात करी गई है single-use food and beverage packaging norms forms more than 84% of the plastic waste in the eco-sensitive Himalayan region. You know that जो Himalayas है they fall in the eco-sensitive zones. ASZ में वो fall करते हैं. तो यहाँ पर Zero Waste Himalaya Alliance के according बोला गया है कि जितना प्लास्टिक वेस्ट है उसमें से 84% ऐसा वेस्ट है कि जो वन टाइम या सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट है. राइट? तो यहाँ पर जो सिंगल प्लास्टिक यूज, जैसे कि मतलब क्या होता है कि पैकेज्ड फूड्स है, उसको खाया, पैकेट के अंदर का जो सिस्टम है वो आपने जो फूड प्रोडक्ट है वो खाया एंड उसको थ्रो कर दिया. ऐसा ही बेवरेजेस के केस में भी है, सॉफ्ट ड्रिंक्स के केस में भी है. तो 84% ऑफ द प्लास्टिक दैट इज फ्रॉम द सिंगल यूज प्लास्टिक्स. राइट? तो 70% से भी ज़्यादा जो प्लास्टिक है वो कलेक्ट किया गया है हिमालयन बेल्ट में फ्रॉम लद्दाख टू अरुणाचल प्रदेश. वो नॉन रिसाइकलेबल है, उसको आप रिसाइकल ही नहीं कर सकते हैं. सो दिस इज अ वेरी डायर सिचुएशन. इसको बहुत जल्द यहाँ पर इसको ठीक करने की कोशिश करी जानी चाहिए. देन ग्रेविटी ऑफ द एनवायरमेंटल रियलिटी केम टू लाइट एज द जीरो वेस्ट हिमालय नेटवर्क मीट. यहाँ पर ये मीटिंग हुई है जिसमें जो अलायंस है दैट इज इनिशिएटेड बाय जीरो वेस्ट हिमालय ऑर्गेनाइजेशन है. ये सिक्किम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है एंड इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव है जो कि देहरादून लोकेटेड है. इन्होंने बताया है कि जो ये क्लीन अप है इसमें बिगेस्ट मूवमेंट्स चलाई जा रही है एंड इसमें ये रिपोर्ट्स, ये फाइंडिंग इनको मिली है कि बहुत ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट यहाँ पर जनरेट हो रहा है. एंड 6 इयर्स का डेटा जब हम देख रहे हैं तो फंडामेंटली प्रोडक्शन एंड सिस्टम इशू रादर देन द पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट मैनेजमेंट फ्लो. यहां पर बोला जा रहा है कि जो मेन क्राइसिस है वो यहां पर नहीं है कि पोस्ट कंज्यूमर जो वेस्ट आप जनरेट कर रहे हो, जो यहां पर क्रिएशन है, जो प्रोडक्शन में जो आप प्लास्टिक यूज कर रहे हो उसमें भी एक बहुत बड़ा यहां पर क्राइसिस देखने को मिल रहा है. वाइल द रोल ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियरल चेंज वाज एक्नॉलेज्ड कि हाँ आपको बिल्कुल ऐसे पहली बात तो आपको डिस्करेज किया जाना चाहिए ऐसे सिंगल यूज प्लास्टिक से. सेकेंड थिंग इज अगर इवन इफ यू आर बाइंग इट यू मस्ट डिस्पोज इट वेरी सेफली, यू मस्ट नॉट लिटर इट अराउंड. राइट? तो ये बोला गया है. साथ में पॉलिसी लेवल इंटरवेंशन बहुत जरूरी है. स्पेसिफिक पॉलिसी, रीजन स्पेसिफिक पॉलिसीज यहाँ पर बनाई जानी चाहिए ताकि जो यहाँ पर प्रोडक्शन में प्रॉब्लम्स है उनको चेक किया जा सके. एंड पैराडाइम शिफ्ट अवे फ्रॉम द सेंट्रलाइज्ड एक्सट्रैक्टिव वेस्ट सिस्टम वाज सीन एज क्रिटिकल. एक शिफ्ट चाहिए जो सेंट्रलाइज्ड एक पूरे इंडिया के लिए एक तरीके का प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जो बना दिया है, रूल्स बना दिए हैं 2016 के अकॉर्डिंग जो वेस्ट सिस्टम है उससे अब हमें थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा टुवर्ड्स इन दी हिमालयन रीजन बिकॉज इट इज इको सेंसिटिव जोन. वहाँ पर जो रूल्स है उनको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाना पड़ेगा. एंड जो क्राइटेरिया है प्लास्टिक की जो पैकेट्स है उनकी जो थिकनेस है या उनको कितनी बार यूज़ किया जा सकता है, साइक्लेबल, रिसाइक्लेबल, ये सब यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है. इस आर्टिकल में यही बात आपसे बताई गई है. अमंग द 9 हिमालयन स्टेट्स टारगेटेड 2025 में सिक्किम जनरेटेड द मोस्ट ट्रैश आइटम. सिक्किम में सबसे ज्यादा ट्रैश आइटम्स देखने को मिले हैं. एंड सेकंड वाज वेस्ट बंगाल्स दार्जिलिंग. तो ये जो आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं तो सिक्किम इज नॉट इन द नॉर्थ ईस्ट बट व्हेन यू मूव टुवर्ड्स द ईस्टर्न इंडिया तो वहां पर आपको जो हिमालयन स्टेट्स है उसमें सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग वाला एरिया है सबसे ज्यादा पोल्यूशन, जो प्लास्टिक पोल्यूशन है वहां पर हमें देखने को मिला है. राइट? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल नाउ. Just a second.
Yes, this article is very very important for you. यहाँ पर बात करी गई है, वैसे तो ये जो आर्टिकल है इट स्पेसिफिकली फोकसेस ऑन दी कर्नाटका's केसेस, थैलेसीमिया केसेस, बट व्हाट वी आर हियर टू डू डिस्कस इज नॉट द ग्राउंड रिपोर्ट, नॉट द स्टेट रिपोर्ट, बट ओवरऑल व्हाट थैलेसीमिया इज. तो थैलेसीमिया इज पेशेंट्स बैटल डिजीज विद होप एंड हार्डशिप. तो यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा इससे ग्रसित है. तो ये पहले जान लेते हैं थैलेसीमिया है क्या. थैलेसीमिया इज यू कैन से इज अ इनहेरेंट ब्लड डिसऑर्डर है जो बच्चा इनहेरिट करता है अपने पेरेंट्स से. एंड इसकी वजह से क्या होता है, मतलब थैलेसीमिया है तो उसकी वजह से होता क्या है, बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं. ये बॉडी में जो एक हेल्दी आरबीसीज या हेल्दी जो हीमोग्लोबिन है आरबीसीज में प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होता है, उसको बनाने की कैपेसिटी को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है या फिर बिल्कुल खत्म कर देता है. राइट, व्हाट आई वांट टू से हियर इज थैलेसीमिया क्या करता है. जब भी थैलेसीमिया डिसऑर्डर किसी भी बच्चे में या किसी भी एडल्ट में होता है तो इसकी वजह से क्या देखने को मिलता है कि जो आरबीसी का जो एक मेजर जो प्रोटीन है कंपोनेंट है दैट इज हीमोग्लोबिन, उसकी कैपेसिटी जो होती है इन वैसे हीमोग्लोबिन क्या करता है एज अ प्रोटीन, वो काम करता है कि जो ऑक्सीजन है वो पहुंचाता है ऑर्गन्स के पास, टिश्यूज के पास, तो वो कैपेसिटी कम कर देता है हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन की. राइट, सो दिस इज व्हाट इज थैलेसीमिया. तो यहाँ पर आपको बताया गया है थैलेसीमिया, दूसरा सिकल सेल है, हीमोफीलिया है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा. What are the blood disorders? तो सिंपल जैसे यहाँ पर आपको थैलेसीमिया देखने को मिल रहा है कि बहुत कम यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन है, जो एचबी हम ब्लड टेस्ट कराते हैं कि कितना खून है किसी भी बॉडी में, वो जो ब्लड टेस्ट में आता है तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है. ये यहाँ पर जो नॉर्मल एक हीमोग्लोबिन है, हेल्दी हीमोग्लोबिन है, वो नहीं बनने देता है. यहाँ पर ये आपको देखने को मिल रहा है नॉर्मल ब्लड और थैलेसीमिया में डिफरेंस. तो ये इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, लेकिन ये इम्पैक्ट दूसरी अलग तरीके से करते हैं. थैलेसीमिया और सिकल सेल प्राइमरीली हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है. एंड जो सिकल सेल है तो उसमें जो आरबीसीज है उनकी सिकल शेप हो जाती है, जिसकी वजह से उनमें जो ब्लड फॉर्मेशन है उसमें प्रॉब्लम आती है. यहाँ पे हीमोफीलिया क्या है, ये इफेक्ट करता है ब्लड की एबिलिटी टू क्लॉट. जब भी कहीं चोट लगती है तो थोड़ी देर खून बह के वहां पर क्लोटिंग हो जाती है. राइट, वहां पर जो ब्लड है कोएगुलेट होके क्लोटिंग कर देता है. लेकिन अगर हीमोफीलिया से कोई ग्रसित है तो उसकी बॉडी की जो एबिलिटी है क्लोटिंग की वो खत्म हो जाती है. तो दीज आर वेरी वेरी सीरियस ब्लड इश्यूज. तो फैसिलिटीज यहाँ पर आपको बताई गई है कर्नाटका में क्या दिया जाता है. प्रॉब्लम्स क्या आती है कि जो ड्रग्स हैं वो इफेक्टिव नहीं है, जो ड्रग्स दिए जा रहे हैं. एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ये सिर्फ इकलौता एक ऐसा परमानेंट क्योर है जिससे हम सिकल सेल अनीमिया या थैलेसीमिया या हीमोफीलिया इसको ट्रीट कर सकते हैं. लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, जो पुअर फैमिलीज है वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. एंड स्टेट कैबिनेट हालांकि अप्रूव करता है आयुष्मान भारत आरोग्य कर्नाटका के अंडर कि वो फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, बट स्टिल ऑपरेशनलाइज होने में इसमें बहुत सारा समय बचा है. राइट, जो ये थैलेसीमिया है इसकी वजह से इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि डिलेड जो प्यूबर्टी है वो देखने को मिलती है. राइट, फटीग देखने को मिलता है, जॉन्डिस, डार्क कलर्ड यूरिन देखने को मिलता है. एंड ऑल्सो इन सम केसेस, सीवियर केसेस में फेशियल जो बोन्स हैं उनमें डिसरेगुलेशन देखने को मिलती है. फेशियल बोन्स का इरेगुलर तरीके से बढ़ना हमें देखने को मिलता है. एंड दिस इज इन दी सीवियर केसेस. तो थैलेसीमिया के दो हमें टाइप्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं. जस्ट अ सेकेंड. Okay, I will write on this screen only. थैलेसीमिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें दो देखने को मिलते हैं, दो टाइप इसके देखने को मिलते हैं. ओके, दैट इज नंबर वन इज अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया. दो हमें टाइप देखने को मिलते हैं, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया. जब हम अल्फा थैलेसीमिया की बात करते हैं तो इसको हम यहाँ पर इस आर्टिकल से यहाँ पर ये जो आपका पार्ट देखने को मिल रहा है कॉन्सेंगिनियस मैरिजेस से रिलेट कर सकते हैं. अल्फा थैलेसीमिया क्या होता है कि जो जीन इरेगुलेशन आती है, जीन इरेगुलेशन आती है स्पेशली ग्लोबिन जीन में. हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन जीन है उसमें इरेगुलरिटी आती है, उसमें डिसऑर्डर आता है. दैट इज बिकॉज ऑफ दी बोथ पेरेंट्स से इनहेरिट होता है डायरेक्टली. एंड अगर हम बीटा थैलेसीमिया की बात करें तो ये आता है बीटा ग्लोबिन
You don't need to remember this entirely, but you must remember this part important. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. बीटा ग्लोबिन जीन में जब डिसऑर्डर्स आते हैं तब वो बीटा थैलेसीमिया देखने को मिलता है. जब हम अल्फा थैलेसीमिया की बात करते हैं, यहाँ आर्टिकल में कॉन्सेंगिनियस मैरिजेस की बात करी गई है. राइट तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं अबाउट कर्नाटका एंड तमिलनाडु ऑल्सो, तो उसमें बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं. व्हाट इज द रीजन? बिकॉज मोस्ट जो केसेस हैं वो अल्फा थैलेसीमिया के केसेस हैं. व्हाई? बिकॉज द कल्चर, बिकॉज द ट्रेडिशन इन द साउथ इंडिया इज दैट द गर्ल्स आर बीइंग मैरिड टू देयर फर्स्ट कजन. ठीक है, consanguineal, you study this in the marriage and in the family, right? तो consanguineal relations होते हैं. kinship की अगर हम बात करते हैं, affinal relations होते हैं. तो consanguineal and affinal की बात जब हम करते हैं, affinal होते हैं marriage से related and consanguineal होते हैं blood related. तो जब आप consanguineous marriages करते हो, मतलब within the family ही आप marriage करते हो. स्पेशली कर्नाटका एंड तमिलनाडु में क्या केस है कि जो लड़कियां हैं उनकी शादी करी जाती है मदर साइड के फर्स्ट कजन के साथ. राइट वैसे इन जनरल अंकल है एंड उनके फर्स्ट कजन्स है, फादर साइड से भी करी जा सकती है. बट द मोस्ट प्रेफर्ड पार्ट इज कि जो आपके मदर साइड है, मदर साइड से जो फर्स्ट कजन होगा बच्चे का, उसके साथ उनकी शादी करा दी जाती है. दिस इज द मेजर केस इन द साउथ इंडिया. अब यहाँ पर आप देखिए कि अगर मदर में ये प्रॉब्लम है, अगर मदर के जीन्स में डिसऑर्डर है, तो वो पास ऑन होगी डॉटर में भी. राइट वो डॉटर में भी है, लेकिन मदर में भी तो कहीं से आई होगी. राइट मदर में भी इन्होंने इनहेरिट किया होगा. तो मदर की फैमिली में ऑलरेडी वो रिसेसिव जीन की तरफ से अभी कंटिन्यू हो रहा होगा. यू नो दैट डोमिनेटिंग जीन्स है, रिसेसिव जीन्स है. रिसेसिव ट्रेट्स वो होती हैं कि जो जनरली किसी भी बॉडी में शो अप नहीं करती हैं. जो नेक्स्ट जनरेशन है डेफिनेट नहीं होता है कि वो शो अप करेंगे ही करेंगे. तो रिसेसिव जीन्स होते हैं, डोमिनेटिंग जीन्स होते हैं. तो रिसेसिव जीन की फॉर्म में ये मदर में अगर ये प्रेजेंट था तो इट माइट पास ऑन टू द डॉटर. इट्स ओके. लेकिन अगर डॉटर की शादी आउट ऑफ द फैमिली होती या फादर साइड ऑफ फादर में, अगर फादर साइड ऑफ फैमिली में होती, तो इट वुड बी पॉसिबल कि जो डॉटर से आगे आने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें थैलेसीमिया कम होने के चांसेस हैं. लेकिन इफ शी इज मैरिड टू द मदर साइड फर्स्ट कजन, तो उसमें ऑलरेडी वो रिसेसिव जीन प्रेजेंट होगा. बिकॉज वो जीन्स मदर्स के वाले जीन्स ही यहाँ पर फर्स्ट कजन में हमें देखने को मिलेंगे. एंड व्हेन द डॉटर ऑल्सो हैज दैट रिसेसिव जीन, the cousin also has the recessive gene, there is a high chance कि जो next generation है उसमें थैलेसीमिया हमें देखने को मिलता है. This should be avoided in case of thalassemia, right? ये जो इस टाइप की जो consanguine जो marriages हैं इनको यहाँ पर रोका जाना चाहिए. ये इसका एक better preventive measure हो सकता है. राइट अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट कि इसमें इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है. इंडियन गवर्नमेंट करती है, हेल्प करती है इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है? ट्रांसफ्यूजन होता है ब्लड का. हर 14-15 दिन में 14 to 15 डेज में एक ट्रांसफ्यूजन कराया जाता है ब्लड का. मतलब एंटायर जो बॉडी है उसका ब्लड चेंज कराया जाता है. राइट दूसरा यहाँ पर है कि जो फॉलिक एसिड है या आयरन टेबलेट्स है वो दिए जाते हैं. एंड एक हम ये डिस्कस कर ही चुके हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट. बोन मैरो जहां पर ब्लड फॉर्मेशन होती है, इट इज नियर द स्पाइन ऑफ योर बॉडी. तो जहां पर बोन मैरो, स्प्लीन की भी बात करती है, लीवर सेल्स के आसपास स्प्लीन होती है, बोन मैरो होता है. जब इसको आप ट्रांसप्लांट कराते हैं तो आपकी बॉडी में फ्रेश ब्लड बनना शुरू हो जाता है. लेकिन ये बहुत कॉस्टली होता है. राइट एंड ऑल्सो यू कैन सी हियर चिलेशन ड्रग्स. चिलेशन थेरेपी वैसे तो देखो किस में यूज होती है. चिलेशन थेरेपी इज यूज्ड फॉर द ब्रिंगिंग आउट द मेटल पॉइजनिंग फ्रॉम द ब्लड, टेकिंग आउट द मेटल पॉइजनिंग फ्रॉम द ब्लड. तो ये जो चिलेशन ड्रग्स है यहाँ पर आप देखेंगे कर्नाटका भी आयरन चिलेशन ड्रग्स प्रोवाइड करता है. तो मेटल पॉइजनिंग को हटाने के लिए एंड कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स बॉडी में डालने के लिए चिलेशन ड्रग्स यूज करे जाते हैं. तो हालांकि यही बोला जा रहा है कि ये ड्रग्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, लंबे समय तक इफेक्टिव नहीं है. सो दैट इज वाई चिलेशन थेरेपी भी यहाँ पर करवाई जाती है ताकि इससे जो ब्लड है उसमें आयरन जो मेटल है वो बना रहे. आयरन के जो प्योर आयरन है जिससे हीमोग्लोबिन, नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा, उसमें हम ये यूज कर सकते हैं. राइट लेकिन जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, अब इसमें क्या है, 2017 में एक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कोल इंडिया अपना
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए उन्होंने पॉसिबल किया है जो आपका बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, जो भी गरीब बच्चे हैं उनको क्या करेंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे एंड वन टाइम क्योर यहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं, राइट। देन यहाँ पर बाल जो स्वास्थ्य योजना है उसमें भी आपको क्या करवाया जाता है, जो सेवा योजना है उसमें क्या कराया जाता है, जो आपके ट्रांसफ्यूजन है या फाइनेंशियल असिस्टेंस आप यहाँ पर उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बाल सेवा योजना। एंड एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड जो हेल्थ है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ को इंटीग्रेट किया जाता है एंड इसमें अर्ली टेस्टिंग करवा सकते हैं आप मदर की, कि मदर में अगर वो जीन है या फिर जो प्रेग्नेंट मदर है, जो बेबी है उसके अंदर थैलेसीमिक कंडीशंस तो नहीं देखने को मिल रही, ये टेस्ट यहाँ पर इसके थ्रू करवाए जा सकते हैं। एंड वेरियस अदर फाइनेंशियल असिस्टेंस, फ्री ड्रग्स आर बीइंग गिवन, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें फ्री ब्लड ट्रांसफ्यूजन अब यहाँ पर पॉसिबल है, स्पेशली फॉर दी जो पुअर फैमिलीज हैं उनके लिए फ्री ब्लड ट्रांसफ्यूजन की फैसिलिटीज अवेलेबल है कर्नाटका में भी एंड ऑल ओवर इंडिया, ये हमें देखने को मिलता है। वे फॉरवर्ड यही है कि जो कॉन्सेंग्युइन मैरिजेस हैं उनको रोका जाना चाहिए या अर्ली जो टेस्टिंग है दोनों पेरेंट्स की वो करवाई जानी चाहिए। कितना चांस है कि अगला बच्चा जो अगली जनरेशन होने वाली है उसमें थैलेसीमिक कंडीशंस आ सकती हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।